प्रधानमंत्री जी का संबोधन निश्चय ही आप लोगों ने भी सुन लिया होगा। आशा कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी फाइनली ताली थाली आकाश से पुष्प वर्षा और कोरोना नामक प्रकाशोत्सव के बाद लगभग 50 दिन के बाद 50 दिन पहले जब ये लॉकडाउन बिगिन हुआ था तो कोरोना संक्रमित लोग कुछ संख्या में थे। आज वो संख्या बढ़कर 71,441 हो चुकी है, जिसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो बट टू लिटिल एंड टू लेट, बट फाइनली कुछ पैकेज। मैंने भी दूसरे या तीसरे लाइव में, जबकि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री जी को जापान ने जिस वक्त डिक्लेयर किया था जीडीपी का 10% अपनी राहत पैकेज की घोषणा करनी चाहिए। विपक्ष लगातार दबाव दे रहा था कि दिल्ली विस्टा को कैंसिल करिए, बुलेट ट्रेन को कैंसिल करिए, प्रवासियों को सुरक्षित करिए। लेकिन तो आशा मेरी भी थी कि विगत 50 दिनों के इस सोशल डिस्टेंसिंग और आइसोलेशन ने हम सबको एक प्रकार के आत्मबोध और आत्मचिंतन की स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो कभी कभी सेल्फ हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम अपने सर्वेंट से, अपने डोमेस्टिक हेल्प से, अपने ड्राइवर्स, माली, गार्ड, चौकीदारों से कैसा बिहेव कर रहे थे, हमारे ऑफिसेज की क्या स्थिति है। ज़िंदगी एकदम से बदली। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इस 50 दिन के आत्मबोध के बाद आज जब भारत के प्रधानमंत्री हमें संबोधित करेंगे तो कुछ सारगर्भित तथ्य ज़रूर निकल कर आएंगे। टू लिटिल टू लेट, बट जो ये पैकेज की घोषणा हुई है ये कुछ अभी डायरेक्शन लेस है, क्योंकि इस वक्त जो देश के सामने बहुत बड़ा संकट है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और माइग्रेंट वर्कर्स का है। जैसा कि 8 नवंबर 2016 में भी कहा गया था कि 50 दिन हमें दीजिए और सब कुछ सुधर जाएगा। अभी 25 मार्च को भी कहा गया था कि 21 दिन हमें दीजिए, सब कुछ सुधर जाएगा। लेकिन जो 2014 का ट्रैक रिकॉर्ड है वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता उत्पन्न नहीं करता। ऐसा हो, ऐसी हमें आशा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्लस जो विगत कुछ समय से हम देख रहे हैं, तो मैं ये आशा कर रही थी कि राज्य सरकारों को उनका बजट का पहले भुगतान हो, उनको इतनी ढील दी जाए कि वो अपने डीएम, एसडीएम, सीएचसी, पीएचसी के साथ तालमेल बैठा सकें। दुनिया के 140 देशों को देखने के बाद भारत में 1146 या 66 टेस्टिंग प्रतिदिन किसी 1 मिलियन पर हो पा रही हैं। पीपीई किट्स की हालत हम देख ही रहे हैं। जिस पत्रकार ने दिखाया उसको एसटीएफ वाले ले गए। मीडिया हालांकि मेन स्ट्रीम का लगातार, अभी टाइम्स नाउ के सर्वे के मुताबिक मोदी जी की लोकप्रियता में और इजाफा हुआ है, जो आज इस घोषणा के बाद और कई गुना बढ़ने वाला है। लेकिन क्या माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर इसमें कुछ है, या जो ये लेबर लॉज के रिफॉर्म के नाम पर 35 से 38 श्रम सुधार के जो संशोधन किए गए हैं, अब तो पीएफएसआई हैंडलिंग भी शायद हटने जा रहा है और रजिस्टर बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि अपने व्यापारिक मित्रों और उद्योगपति बंधुओं के लिए ये 20 लाख करोड़ का पैकेज भी एक सुनहरे अवसर में, ये आपदा जो है धन उगाही के एक अवसर में तब्दील हो जाए। इसमें असंगठित क्षेत्र के लिए क्या है, संगठित के लिए क्या है, कामगार के लिए क्या है। वो जो 40 करोड़ लोग यूनाइटेड नेशंस के सहयोगी लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लगभग गरीबी रेखा से नीचे जा चुके हैं, वो लगभग 12 करोड़ लोग जो गरीब अपनी जॉब गंवा चुके हैं, वो एमएसएमई सेक्टर जो लगभग बंद हो चुके हैं। 50 दिनों में बहुत कुछ बदल चुका है। जब 3 घंटे 40 मिनट का वक्त देकर लॉकडाउन किया गया तो 65 लाख इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का थॉट नहीं था। मगर जब वाइन की शॉप्स ओपन की गई तो 48 आवर का टाइम दिया गया था। उसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग और 2 गज की दूरी का भी शराब की दुकान के बाहर कोई मानक नहीं था। तो सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। बाकी तो इसको इकोनॉमिस्ट ज़्यादा एलैबोरेट करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ 2 महत्वपूर्ण 3 चीज़ें मोदी जी ने कही हैं। आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन इट। पहला तो संवेदना उन्होंने व्यक्त की है, थैंक्स गॉड। इसकी आवश्यकता भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं, कौन है वो जिन्हें राशन मिल पाया है, जिनके अकाउंट में धन पहुंचा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम से लाभान्वित हुए हैं, वो लाभार्थी मुझे तो विजिबल नहीं है। आत्मनिर्भर भारत, अभी कुछ दिन टेस्टिंग किट और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स का, मास्क का इतना अभाव हो रहा है, तो अब आगे क्या हो रहा है। आपदा एक अवसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 16 लाख सरकारी कर्मचारियों के 6 से अधिक भत्ते भी इस आपदा के बहाने से खत्म कर दिए गए हैं। जो लगातार काम करते हैं अब उनके लिए भी
और श्रम सुधार के नाम पर मजदूर वर्ग के साथ जो अत्याचार हो रहा है उस पर तो हम अभी बात करेंगे। एक अतुल सूद इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने डिजास्टर को इस गवर्नमेंट की कैपिटलिस्टिक अप्रोच के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा है। तो ये डायरेक्शन लेस है फिलहाल, क्योंकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और जो माइग्रेंट वर्कर्स को हेल्प चाहिए था उसको ये गवर्नमेंट कितना सुनिश्चित कर पाएगी इस पर पूरी तरह संदेहास्पद है। और ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये फायदा उन्हीं पूंजीपतियों के रास्ते, उन्हीं उद्योगपतियों के पास पहुंचने के पूरे चांसेस हैं आत्मनिर्भरता के नाम पर, जिनसे बचने के लिए हम सड़क सड़क, मजदूर, ट्रैक ट्रैक, पटरी पटरी जो हम देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, जय जगत, दुनिया में हमारी भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। एग्जैक्टली हो तो रही है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के उस कमीशन ने भी हमें सीरिया और पाकिस्तान के लिस्ट में शामिल कर दिया है। और विगत 2014 के बाद जितनी लिंचिंग्स भारतवर्ष ने देखी हैं उतना विगत 17 वर्षों में कभी देखी नहीं गई। तो निश्चय ही दुनिया हमारी ओर देख रही है, हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा, टेक एक्सपर्ट्स ऑफ इंडिया, बहुत सारा टैलेंट है। अगर इतना टैलेंट है तो आरोग्य सेतु जैसे ऐप को गो आईबीबो और मेक माई ट्रिप जैसी कंपनीज क्यों बनाती हैं, जिसमें 40% भागीदारी चाइनीज है। भारत के टेक का तो सत्या नडेला से सुंदर पिछोई तक और सिलिकॉन वैली से पूरी दुनिया में डंका है। तो फिर ये 40% चाइनीज हिस्सेदारी वाली कंपनियां हमारी निजता और गोपनीयता को ताक पर रखते हुए भारत सरकार क्यों आरोग्य सेतु ऐप इनसे बनवा रही है, ये भी एक्सप्लेन करना चाहिए। ठीक है, पैकेज इज डेफिनेटली अ गुड थिंग जब ये एक्सप्लेन हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट पीएम केयर्स? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की अनदेखी के चलते देश ने इस आपदा में भयंकर कष्ट और संकट का सामना किया। जब नेशनल रिस्पॉन्सिव फंड में 3800 करोड़ रुपया था तो नया फंड आरटीआई और सीएजी के दायरे के बाहर क्यों बनाया गया और अभी तक उसे ये पारदर्शिता सुनिश्चित क्यों नहीं की गई कि कितना धन आया और कितना खर्च हुआ? क्योंकि ऐसा ही एक फंड पुलवामा मार्टरायर्स के समय भी बनाया गया था, जब हमारे प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड की शूटिंग कर रहे थे। उस फंड के भी ट्रांसपेरेंसी का कुछ अभी तक पता नहीं चला। और जो 40 जवान इंटेलिजेंस फेल्योर से शहीद हुए उसकी जिम्मेदारी और खेद भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा व्यक्त नहीं किया गया, इसका मुझे दुख है। नमस्कार नीरज कुमार जी। दूसरा, उन्होंने कच्छ गुजरात का उदाहरण दिया। अगर गुजरात का 15 साल का मॉडल इतना हिट था तो अहमदाबाद में 5000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है जो केरला से डॉक्टर्स बुलाने पड़ रहे हैं? अभी इसी अहमदाबाद में 20 दिन पहले मैंने अपने लाइव में बताया था कि अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मंत्री के कहने पर दोनों समुदायों के लिए अलग अलग बेड्स लगाए गए थे। 600 अलग समुदाय, 600 अलग समुदाय। तो नए भारत की नई तस्वीर है या ये बददुआओं का परिणाम है? तो कोई सैलरीज वालों के लिए या संगठित असंगठित के लिए या माइग्रेंट्स के लिए या पुअर्स के लिए या लेबरर्स के लिए या वेज वर्कर्स के लिए या ठेले रेहड़ी पटरी वालों के लिए या जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, अंत्योदय कार्ड जैसी सुविधाएं नहीं हैं उनके लिए, या जो हजार किलोमीटर पैदल चलने के लिए विवश हो गए उनके लिए संवेदना तो व्यक्त करनी थी। पैकेज आपका जब 5 किलो राशन नहीं पहुंचा तो देशवासी आप पर ये कैसे यकीन करें कि ये पैकेज उन तक पहुंचेगा? न मालूम कब पहुंचेगा। तो ये आर्थिक सुधार जो है वो पूंजीपतियों के लिए एक, ये आपदा जो है ये सुअवसर होगा उनके लिए जिन्हें मजदूरों के अधिकारों का अतिक्रमण करना है, उनके लिए ये डेफिनेटली अवसर होगा। और आपके लिए ये अवसर होगा उन 16 लाख कर्मचारियों के अधिकारों को रौंदने का। दूसरा, आपने महत्वपूर्ण बात करी। हाँ, जब कुछ सैकड़ों में कोरोना संक्रमित थे तो स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का पालन किया हमने। आज जब ये संख्या 71,441 हो गई है तो आप श्रमिक ट्रेन चलाएं या जो भी करें, जो 400 राह में चले गए, जो ट्रक रेलवे की पटरी पर चले गए, जो बहुत हम लोगों ने भयानक सीन्स देखे हैं, वो जो हृदय विदारक चित्र, जो वेदना हमने देखी है, प्रधानमंत्री जी आपको उसका दुख व्यक्त करना चाहिए, ये नेसेसरी है। रेगुलेशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979 ऑफ इंडस्ट्रीज, इस एक्ट के मुताबिक, ये 79 है, वेजेस, जर्नी अलाउंस, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, जब ये प्रावधान है तो ये क्यों नहीं ये सुनिश्चित क्यों नहीं कर रही है सरकार?
क्यों नहीं अलाउंसेस, क्यों नहीं डेली वेजर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस? जब 65 लाख एक आंकड़े के मुताबिक इंटरस्टेट माइग्रेंट्स की संख्या है, तो सरकार इतनी बड़ी संख्या को कैसे इग्नोर कर सकती है? और एक सर्वे का एक डेटा है, मैंने बताया अनिल सूद इकोनॉमिस्ट, इन्होंने ये डेटा दिया है। 2018-19 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 1/3 लोगों को न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत ही नहीं आते हैं। श्रम मंत्रालय 2015 की एक रिपोर्ट है, कृषि एवं गैर कृषि क्षेत्र में 82% मजदूरों के पास कोई लिखित कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होता है। ये आपके पैकेज के दायरे में कैसे आएंगे? आपकी सरकार 6 साल से है। 77.3% लोगों को समय पर वेतन और छुट्टी मिलने का कोई प्रावधान ही नहीं है। आप जो रिफॉर्म्स लेबर लॉज में कर रहे हैं, उससे बंधुआ मजदूरी, ठेका मजदूरी और बाल मजदूरी को स्पष्ट बढ़ावा मिल रहा है। तीसरा, 69% लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सामाजिक सुरक्षा ही नहीं है। आप किसको संबोधित कर रहे हैं? और इन हजारों लोगों को छोड़ दीजिए जो पलायन कर रहे हैं, 40% वो जो अपने स्थान पर रुक गए, उन्होंने किसी प्रकार का पलायन नहीं किया। वो लाइनों में लग के 2-2 किलोमीटर जाके वो लोग रोटी खा रहे हैं। उनके लिए पारिश्रमिक, उनके लिए वेतन, उनके लिए भत्ते की हमें बात करनी थी, और हम मरने वालों के मुआवजे पर भी बात नहीं कर पा रहे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश के लिए दुखद है, और भारत के प्रधानमंत्री को इसकी जवाबदेही बनती है। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी उन डॉक्टर्स की जो पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स के अभाव में काम कर रहे हैं, एम्स द्वारा लिखी गई उन चिट्ठियों की जिनको नज़रअंदाज करते हुए आपने ऐन मौके तक निर्यात को जारी रखा। आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि WHO के पैंडेमिक घोषित करने के बाद भी आपने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, और अब आपकी सरकार के जिम्मेदार लोग सिर्फ सोशल हार्मनी एंड पीस को डैमेज कर रहे हैं। आपने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तबलीगी प्रोपेगेंडा को प्रोजेक्ट किया। आपको इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आप एक पैकेज की घोषणा करके अपने संवैधानिक दायित्वों से मुक्ति नहीं पा सकते। आपको PM केयर्स की पारदर्शिता को प्रदर्शित करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप हिंदुस्तान के निजाम या शहंशाह नहीं हैं, एक लोकतांत्रिक पद पर बैठे हुए एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री हैं, और हम आपसे आशा करते हैं कि उपदेश, प्रवचन, भाषण के अतिरिक्त जिम्मेदारी का प्रदर्शन करें, स्पष्टता दिखाएं अपने वक्तव्यों में। ये नैतिक शिक्षा की क्लासेस बंद कीजिए। Be very genuine, be very practical and reply and show some dignity and respect to those who are poor. वही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है और मैं इसका गाजे बाजे से ढोल पीटता रहूंगा। आज सुशील मोदी जी बिहार में कहते हैं कि वो गरीब की रोटी का निवाला है, उसकी थाली का। आज शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में कहते हैं कि वो रीढ़ है हमारे ग्रामीण मध्य प्रदेश की। इस वक्त आपको माफ़ी मांगनी चाहिए विपक्ष से, और आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उन मजदूरों से जिनका आपने मजाक उड़ाया। आपको धन्यवाद करना चाहिए खाद्य सुरक्षा कानून का और मनरेगा का, और आपको भी ज़मीनी नीतियाँ बनानी चाहिए। ये जो कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस हैं, ये जो आपका ये जो चेहरा कैपिटलिस्टिक अप्रोच इस श्रम सुधार कानून की आड़ में आ रहा है, आपको इसके लिए शर्मिंदा होना चाहिए। ये आपका देश है, देश ने आपको प्यार दिया है, आपका चयन किया है, आपको शिखर पे बिठाया है, आपको लोकप्रियता के आकाश पे बिठाया है। आप देश के साथ ऐसी गद्दारी, ऐसी दुर्भावना कैसे रख सकते हैं? वो मजदूर 2-2, 400 किलोमीटर चल के आपके लिए वोट डालने गए थे, आपने उन्हें रोटियों पे मोहताज कर दिया, आपने उन्हें तबाह कर दिया, आपने उन्हें बर्बाद कर दिया। आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सिर्फ घोषणा करके आप अपने कर्तव्यों से इतिश्री नहीं कर सकते।